हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और देखिए जो पेपर है, यहाँ पे देखिए ये पेपर स्पेस फॉर रफ वर्क यानी रफ कार के लिए दिया गया था। हिंदी का जो पेपर हुआ था पश्चिम बंगाल टीजीटी का, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड थे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे थे, यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को। भारतीय आत्मा किसे कहता है और कहा गया था। कायर कायर बहुत प्रमादह, बहकै न सूर, बहकै न बोले सूर। पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये पूछा गया था, झूठा सच उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1958 और 1960 दोनों है। तो वहाँ पे एक ही माना गया। तो हम आप लोगों को पेपर दिखा देते हैं पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पे देखिए सेट ये है, ये जिसने भी पेपर दिया था हम पेपर मिला है। हिंदी का देखिए 9 और 10 का है, यानी कि कक्षा यानी टीजीटी का। ठीक, सब्जेक्ट को 77 था। और देखिए यहाँ पे फुल नेम लिखना था और यहाँ पे रोल नंबर था। 60 अंक का था। यहाँ पे देखिए 60 अंक के 60 क्वेश्चन भी थे, सिर्फ 60 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले जो है क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग क्वेश्चन को हल करिए। ये प्रैक्टिस सेट ही समझिए, आने वाले परीक्षाओं में बहुत मदद मिलेगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महादेवी यानी महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा जो हैं उनके किस काव्य संग्रह पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला था? तो निहार पर, या दीपशिखा पर, या नीरजा पर, या सांध्य गीत पर। तो आप लोग इसका सही आंसर जो है सोचिए कौन सा होगा। इसका सही आंसर जो है उत्तर कौन सा होगा भाई? इसका सही उत्तर है, आयोग ने माना था नीरजा। ठीक है, इसका सही उत्तर नीरजा हो जाएगा। और महादेवी वर्मा ने यामा पे भी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तब 1982 में। ठीक, 1982 में यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और नीरजा पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। और इनको बहुत से पुरस्कार, फेलोशिप भी मिला था इनको। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्रुव स्वामिनी नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। तो इस नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? 6 है, या 5 है, या 4 है, या 3 है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी नाटक में 3 अंकों की संख्या 3 है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1933 में, 1933। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य नहीं हैं। कौन नहीं है? तुलसीदास, या नरहरानंद, या पीपानंद, या सुरसरानंद। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वैसे हम बता दें, रामानंद के शिष्य कौन कौन थे? कबीरदास थे, रैदास थे, धन्ना थे, संत सेन थे, पीपा थे, सुखानंद थे, भावानंद थे। आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जो है काम देगा, क्योंकि परीक्षाओं में याद आता रहता है क्वेश्चन। अनंतानंद हैं, सुरसरानंद हैं, सुरसरानंद और सुरसरी। एक सुरसरानंद हैं और एक सुरसरी भी हैं, महिला हैं, जो एक नरहरानंद हैं। तो ये 12 शिष्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताए गए। तो कौन कौन है, एक बार आप लोग फिर से इसको दोहरा लीजिए, याद कर लीजिए। कबीरदास, रैदास, धन्ना, सेन जो नाई थे, और संत पीपा हैं, सुखानंद हैं, भावानंद हैं, अनंतानंद हैं, सुरसरानंद हैं, सुरसरी हैं, नरहरानंद हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से सर्वाधिक टीकाएँ किस पुस्तक पर उपलब्ध हैं? तो बिहारी सतसई पर, या शिवा बावनी पर, या रामचंद्रिका पर, या मतीराम सतसई पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी सतसई। इस पर 50 से अधिक टीकाएँ हुई हैं। और शिवा बावनी किसकी है? बिहारी सतसई बिहारी की है। शिवा बावनी किसकी है? भूषण की हो जाएगी। रामचंद्रिका केशव दास की हो जाएगी। मतीराम सतसई मतीराम की हो जाएगी। तो चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, उर्मिला किस कहानी का पात्र है? तो उर्मिला किस कहानी का पात्र है? तो आकाशदीप का, या ज्ञानदान का, या इंद्रजाल का, या पराया सुख का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्मिला जो है पराया सुख का पात्र है। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। ठीक है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, या रामविलास शर्मा का, या गणपति चंद्रगुप्त का, या नागेंद्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, आप लोगों से एक निवेदन है, थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि देखिए सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारी भी कुछ सहायता हो जाएगी, आप लोगों की भी कुछ सहायता हो जाएगी। तो इसलिए जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। वीडियो कैसा लगा इसको भी आप लोग बता देना। इसके लिए हम फिर जो है और अलग अलग पेपर जो होंगे, पहले तो हम इसको दो पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आप लोग दूसरे पार्ट के लिए दूसरे वीडियो में हम लेते आएंगे। और जो है इसका पहला पार्ट अभी जो चल रहा है, तो हम फिर अलग अलग परीक्षाओं के जो है टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित है, असिस्टेंट प्रोफेसर का देखिए पेपर है, वो भी तो कैंसिल हो गया, उसका भी पेपर हम ले आएंगे। जो हुआ था हमारे पास है उसका पेपर, और जो है पिछले साल का जो हम ले आते रहते हैं पेपर, तो आप लोग देखिए। तो चलते हैं, सातवां क्वेश्चन है, बिजनेस की भी एक नैतिकता होती है, उक्ति किस रचना से उद्घृत है? गदल, या महाजनी सभ्यता, या सागर सेवियत मेघलित से, या राजनीति का बंटवारा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाजनी सभ्यता से। ठीक है, ये दरअसल आप लोग इससे घबराना मत, क्योंकि ये जो है सिलेबस वहाँ के पाठ्यक्रम से लगा था, जैसे वहाँ पे जो सिलेबस था उसमें लगा था ये बिजनेस एक नैतिकता है। ये जो पढ़ेगा वही जान पाएगा, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास है, तो इरावती, या मंगलसूत्र, या प्रेमा, या देहाती दुनिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इरावती किसका है? जयशंकर प्रसाद का। मंगलसूत्र जो है मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है, इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। अब प्रेमा भी प्रेमचंद्र का है। देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय की है। ठीक है, अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन रीत मुक्त धारा का नहीं है? यानी कि इनमें से कौन व्यक्ति है, यानी कवि, जो रीत मुक्त धारा का नहीं है? तो देव, या ठाकुर, या आलम, या बोधा। तो रीति जानते हैं कि रीतकाल को 3 भागों में बांटा गया था, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध में कौन थे? केशव दास, भिखारी दास। रीतिबद्ध में बहुत से कवि थे, और देखिए देव भी जो है रीतिबद्ध हैं। रीति सिद्ध में जो हैं बिहारी हैं, और रीति मुक्त में
घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। तो ये रीत मुक्त में जो है, रीत मुक्त धारा में कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देव। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। अगर हाँ थोड़ा अगर स्पीड कहेंगे आप लोग तो हम स्पीड भी बढ़ा देंगे अगली वीडियो में, है कि नहीं। 10वां क्वेश्चन, इनमें से किस पदबंध का प्रयोग मुक्ति बोध ने किया है? राहों का अन्वेषण, या विरुद्धों का सामंजस्य, या ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदना का ज्ञान, या लघु मानव। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदना का ज्ञान। यह मुक्तिबोध का हो जाएगा। राहों का अन्वेषण जो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, तार सप्तक के कवियों को कहा था। और विरुद्धों का सामंजस्य किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल का है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। अलग मानव विजयदेव नारायण शाही का है। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद होती है और वही हमारे जीवन में काम आती है। यह पंक्ति किसकी है? भीष्म साहनी की है, या प्रसाद की है यानी जयशंकर प्रसाद, या यशपाल की है, या प्रेमचंद की है। तो यह किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रेमचंद का हो जाएगा। यह किसी खास उपन्यास और खास कहानी में नहीं कहा, बल्कि सब कहानियों और सब उपन्यासों का निचोड़ में इन्होंने जो है यह कथन उनका निकल के आता है सामने। ठीक है, अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, किस कवि से प्रभावित होकर धर्मदास निर्गुण मत की ओर झुके थे? कबीर दास को, या मलूक दास, या सुंदर दास, या दादू दयाल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास। और हाँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा था। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की सीमा क्या मानी है? तो 760 से 1300 ईस्वी तक, या 1050 से 1375 ईस्वी तक, या 950 से 1300 ईस्वी तक, या 800 से 1250 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 760 से 1300 ईस्वी तक। और हाँ, आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, आप लोग ये बता दीजिएगा कि 1050 से 1375 तक किसने माना था। ठीक है, और क्या माना था। ठीक है, अब चलते हैं 14वां क्वेश्चन की तरफ। 14वें क्वेश्चन की तरफ, भजन कहाओ तात्या भजो पंक्ति के लेखक हैं। तो कौन लेखक हैं? कबीर दास हैं, या तुलसीदास हैं, या बिहारी हैं, या मीराबाई हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक मिनट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भजन कहाँ तात्या भजो। तो इसका राइट आंसर तुलसीदास नहीं, ठीक है, इसका राइट आंसर जो है कबीर दास हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा तो चलते हैं 15वां क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? लक्षण ग्रंथ किसे कहा जाता है? ठीक है, तो काव्यांग निरूपण ग्रंथ, या चरित काव्य, या महाकाव्य, या खंड काव्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लक्षण ग्रंथ में किसकी प्रधानता रहती है? काव्यांग का निरूपण रहता है। ठीक है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, कुछ मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरा जो है कैसे है,
आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? स्तब्ध हो जाना, या स्वावलंबी होना, या स्वार्थ सिद्ध करना, या अनदेखा कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनदेखा करना। 17वां क्वेश्चन है, अष्टपदी योग ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? अष्टपदी योग ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? हरिदास निरंजनी, या जम्भनाथ, या रामचरण दास, या सूरदास। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिदास निरंजनी। ठीक, अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1936 में लखनऊ में, या 1936 में लखनऊ में, या 1936 में इलाहाबाद में, या 1936 कलकत्ता में, या 1936 लाहौर में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? और आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर जो है लखनऊ हो जाएगा। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तब हमको पता चलेगा कि आप लोग हमारे साथ रहकर भी कुछ पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं, और कमेंट में उसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम 19वें क्वेश्चन की तरफ। ठगनी क्यों नैना झमकावे, पंक्ति का उपयोग किस कहानी में हुआ है? यह विशेष कहानी जुड़ी हुई थी, तो उसी कहानी से आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आप लोग घबराइएगा मत। गदल से, या पराया सुख से, या ठाकुर का कुआं से, या कफन से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पराया सुख। ठीक है, अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है, दाख छाड़ के कटुक निबोरी को अपने मुख खाए हैं। पंक्ति के लेखक हैं भूषण हैं, या तुलसीदास हैं, या सूरदास हैं, या मीराबाई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। ठीक, अब 21वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 21वां क्वेश्चन है, रूप मंजरी किसकी कृति है? नंददास की है, या नाभादास की है, या चतुर्भुज दास की है, या नरपत व्यास की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूप मंजरी नंददास की हो जाएगी। चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में कांपा। पंक्ति किसकी है? नागार्जुन की है, या महादेवी वर्मा की है, या गे की है, या निराला की है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लघुता। तो यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे हो जाएंगे। अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड की प्रकाशन तिथि है कब है? 30 मार्च 1926, 30 मई 1926, 30 जून 1926, 30 जुलाई 1926। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मई वाला, 30 मई 1926। अब चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग भी इस पर विचार करिए। देखिए क्या है, अष्टछाप के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? अष्टछाप कवियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दिए गए हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। अष्टछाप के सभी कवि ब्रजभूमि के निवासी थे, यानी ब्रजभूमि पे निवास करते थे। ये बात सत्य सत्य है, निवास करते थे उस समय। दूसरा क्वेश्चन, अष्टछाप के सभी कवि ब्राह्मण थे, तो इसमें डाउटफुल है।
सी, अष्टछाप के सभी कवियों को भगवान कृष्ण को सखा माना जाता था, या डी, ये भी, या अष्टछाप के सभी कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में स्वचरित यानी अपने द्वारा रचे गए गानों को गाया करते थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अष्टछाप के सभी कवि ब्राह्मण थे। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। यही गलत है, क्योंकि ये उसमें से जैसे कृष्णदास थे वो कुणबी थे, ठीक है। और अष्टछाप के सभी कवियों को भगवान कृष्ण का सखा माना जाता है, ये भी बात सही है। अष्टछाप के सभी कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में स्वचरित अपने द्वारा रचना किए गए गानों को गाया करते थे, ये भी बात सत्य है। अष्टछाप के सभी कवि ब्रजभूमि के निवासी नहीं थे, लेकिन हाँ उस समय जब अष्टछाप की रचना है उसके बाद जो है वहाँ पे सभी लोग निवास करते थे ब्रजभूमि पे, ठीक है। और इन लोग 4 कवि वल्लभाचार्य के थे, 4 कवि जो है विट्ठलनाथ के थे शिष्य, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की, या नरपत नाल की, या देवसेन की, या धनपाल की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विरह वर्णन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। अब चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। तिकवापुर किसका जन्म स्थान है? भूषण का, या बिहारी का, या पद्माकर का, या घनानंद का? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिकवापुर भूषण का। इनके भाई मतीराम हैं। और चलते हैं 27वां क्वेश्चन है, कुतुबन किसके शिष्य थे? कुतुबन किसके शिष्य थे? शेख बुरहान के, या हुसैन शाह के, या मंझन के, या जायसी के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख बुरहान के। अब 28वां क्वेश्चन है, व्याकरण से देखिए क्वेश्चन आ जाता। 28वां क्वेश्चन है व्याकरण से, त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? जहाँ पे संख्यावाची शब्द आ जाता है, त्रिलोक यानी तीसरा अर्थ भी नहीं धर रहा है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास नहीं है, कर्मधारय नहीं है, बहुव्रीहि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिगु। अब चलते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन है, राजा लक्ष्मण सिंह कौन सा अखबार निकालते थे? राजा लक्ष्मण सिंह कौन सा अखबार निकालते थे? ब्राह्मण, प्रजाहितैषी, या हिंदी प्रदीप, या आर्य दर्पण? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजाहितैषी। अब चलते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन भी थोड़ा विचारणीय है। रहीम के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? अब देखिए विकल्प नंबर ए है, इन्हें खान खाना की पदवी मिली थी, ये बरवे रामायण की इनकी रचना है, या ये रिश्ते में अकबर के भाई थे, या इन्होंने नीति एवं उपदेशपरक दोहे लिखे थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा सही नहीं है? तो बरवे रामायण इनकी नहीं है, ठीक है, यही राइट हो जाएगा। और इसमें दिया गया है बरवे रामायण इनकी है, बरवे नायिका भेद है, इस प्रकार से कोई रचना है रहीम की है। नायिका भेद, बरवे रामायण इस प्रकार ये तुलसी की रचनाएं हैं। खान खाना की इन्हें पदवी जरूर मिली थी, आए रिश्ते में अकबर के भाई जरूर थे, और नीतिपरक दोहे तो सबको पता है कि नीतिपरक दोहे लिखते थे। तो चलते हैं, आप लोग 30 क्वेश्चन देखे हुआ है, तो आप लोगों का 30 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा था आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसे के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।